नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्र मिति। इससे पिछली वीडियो में हम डिटेल में समझ चुके हैं कि हमको क्षेत्र मिति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो जो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 वो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। जो बेसिक आकृतियाँ हैं उनके क्षेत्रफल और परिमाप पर आधारित है। चालू करते हैं प्रश्नावली 11.1। प्रश्न पहला, देखिए क्या दिया गया है। जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। दो खेत हैं, एक आयताकार और एक वर्गाकार। ये वर्गाकार और ये आयताकार। क्लियर? यदि इनके परिमाप समान हैं, अब आपको प्रश्न हल करने के लिए एक क्लू दिया गया है कि इनके परिमाप कैसे हैं, समान हैं, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा ये आपको बताना है। तो आपको निकालना क्या है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, फिर आपको बताना है कि क्षेत्रफल किसका अधिक है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आपको जो क्लू दिया है वो यूज़ करना है, परिमाप समान है। तो ये है वर्गाकार खेत, ये है आयताकार खेत। तो देखिए हल कैसे करेंगे। वर्गाकार खेत का परिमाप कितना हो जाएगा। देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है इसमें, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चारों की लंबाई समान होती है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा की माप दी गई है आपको 60, तो कितना आ जाएगा 240 मीटर। ये क्या हो गया इसका परिमाप। दूसरा खेत कैसा है, आयताकार खेत। तो देखिए आयताकार खेत का परिमाप कितना हो जाएगा। आयत का परिमाप भी हम जानते हैं क्या होता है सूत्र, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्यों हुआ, क्योंकि दो तो लंबाइयाँ होती है, ये दोनों लंबाई है इसकी और ये दोनों क्या है, चौड़ाई है। तो देखिए यहाँ पर 2 लंबाई की जगह तो आपको दिया गया है 80, चौड़ाई आपको नहीं पता तो मान लिया हमने x है। ये चौड़ाई कितनी मान ली, x। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार इन दोनों के परिमाप कैसे दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। तो क्या करेंगे हम, 240 के बराबर में क्या लिख देंगे, आयताकार खेत का परिमाप, जो कि कितना आया है 280 प्लस x। क्लियर? अब ये समीकरण बन गई, इसको हल करना हम जानते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 80 प्लस x यहाँ लिख सकते हैं, दोनों इस पक्ष को इधर लिख सकते हैं, इस पक्ष को उधर लिख सकते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है समीकरण पर। तो कितना हो जाएगा 80 प्लस x, ये 240 गुणे में है, इसका पक्षांतरण करोगे तो ये 240 के कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 120। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 120। 80 प्लस में उधर गया तो ये हो गया माइनस में, तो x का मान आ गया 40। इस x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल या वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है 60, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 3600 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। और आयताकार खेत का, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी थी, देखिए 80 और चौड़ाई निकल गई 40। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 40, 8 चौक 32, 100 मीटर स्क्वायर। अब आपको पूछा गया है कि कौन से खेत का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ हम देखते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आ रहा है 3600 मीटर स्क्वायर और आयताकार खेत का क्षेत्रफल आ रहा है
3200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि कौन से खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो दिख रहा है ये 3600 बड़ा है 3200 से, तो वर्गाकार, अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। समझ में आया कैसे करना है? तो कौन सा क्लू काम में आया? जो आपको दिया गया था कि दोनों खेतों के परिमाप क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपने क्या करा, आयताकार खेत का परिमाप निकाल लिया, ये आया, और प्रश्नानुसार इन दोनों को बराबर लिख के रख के क्या करा, जो आयताकार खेत का चौड़ाई है नहीं पता थी वो हमने पता कर ली, और फिर दोनों का क्षेत्रफल निकाल के तुलना कर ली। ये क्लियर हुआ? करना क्या है आपको? अब देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो इनको लिखना आपको तरीके से पड़ेगा, वो तरीका आपको यहाँ बताया गया है। तो ये हल तरीके से लिखने का यहाँ आपको समझाया गया है। तो यहाँ ये वाला स्लाइड देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से लिखना होगा। क्लियर हुआ? तो देख लीजिए, माना कि आयत की चौड़ाई मान ली x है, दिया गया है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यही किया था हमने, 2 गुणा 80 प्लस x बराबर वर्ग का परिमाप। यहाँ से x का मान निकाल लिया, अर्थात आयत की चौड़ाई आ गई 40 मीटर। अब आयत की वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, भुजा इंटू भुजा, और आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये जो लिखने का तरीका है वो आप यहाँ से देखेंगे। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, देखिए क्या दिया है। श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। कैसा आकार दिया गया है? वर्गाकार। क्लियर? आगे देखिए, वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। ये बीच में बनाया घर, घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। जो ये जगह बची प्लॉट और घर के बीच की, वहाँ पर उन्होंने लगाया है एक बगीचा। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का आपको व्यय ज्ञात करना है। बगीचा विकसित करना है और इस बगीचे में 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित करना है। तो कितना खर्चा आएगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न में आपको ये पहले पता होना चाहिए कि बगीचे का क्षेत्रफल कितना है। और बगीचे का क्षेत्रफल पता करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इस वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल पता करेंगे। देखिए, जब आप इस वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया कवर होगा। उसके अंदर जो क्षेत्रफल निकालोगे भुजा इंटू भुजा से, परंतु आपको तो इतना ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, इसके घर का। ये जो श्रीमती कौशिक है, इन्होंने बीच में घर भी तो बनाया है, तो इस घर का एरिया निकालेंगे आप, घर का क्षेत्रफल निकालेंगे, वह इस प्लॉट के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस बगीचे का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो सबसे पहला देखिए हल कैसे करेंगे आप। पहले आपको निकालना होगा इस प्लॉट का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ये हम सूत्र पढ़ चुके हैं। भुजा की लंबाई दी आपको 25 इंटू 25, 25 25 होते हैं 625, और ये है मीटर में तो मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना होगा इस घर का क्षेत्रफल। अब ये घर कौन सी आकृति का है, ये 15 है, ये 20 है, मतलब आयताकार है। तो क्या लिख देंगे, घर का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है, 20 गुणा चौड़ाई 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2 30, और ये 1 0 मीटर स्क्वायर। अब इस वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल में से घटा दें यदि घर का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, बगीचे का, ये चारों ओर जो बगीचा विकसित किया है उसका क्षेत्रफल। तो क्या लिख देंगे, इसलिए बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? प्लॉट का क्षेत्रफल निकला था 625 माइनस घर का क्षेत्रफल 300, तो
तो बगीचे का क्षेत्रफल आ गया 325 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या दिया गया है, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचा विकसित करना है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर बगीचा विकसित करने का खर्चा, बगीचा विकसित करने का खर्चा आपको दिया गया है। कितने रुपए हैं, 55 रुपये। इसलिए कितने मीटर स्क्वायर है, 325 मीटर स्क्वायर बगीचा विकसित करने का खर्चा कितना हो जाएगा, 55 गुणा 325। क्लियर हो रहा है। अब ये गुणा करना आपको आता है, 325 में 55 का गुणा करना है। यहाँ देखते हैं 325 गुणा 55 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दिया 15 और 1 16। यहाँ भी वही आएगा, कितना हो जाएगा, 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 17875 कितना आ गया, 17875 रुपये, 17,875 रुपये का खर्चा आएगा बगीचा विकसित करने में। क्लियर हुआ। क्या करना है, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर घर का क्षेत्रफल निकाल लिया और प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, वह निकल गया बगीचे का क्षेत्रफल। अब आपको दिया है 1 मीटर स्क्वायर बगीचा विकसित करने का खर्चा 55 रुपये है, तो 325 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, एक एक ही नियम से निकाल लिया गुणा करके। क्लियर। तो ये तो हमने समझा करना कैसे है। अब ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है तो इसको लिखना अच्छे से होगा, और वो किस तरीके से लिखना है वो यहाँ बताया गया है। तो क्या हो गया, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। ये हल करा तो ये आ गया 325 मीटर स्क्वायर बगीचे का क्षेत्रफल। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचा विकसित करने में लगी रकम कितना हो जाएगा, 55 गुणा 325 रुपये। तो इस वाली स्लाइड से आप ये देखेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है। क्लियर। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है, देखिए, जैसा कि आलेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। एक बगीचे का चित्र यहाँ बताया गया है, जो मध्य में तो कैसा है, आयत बना हुआ है यहाँ पर, तो मध्य में तो आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। ये इसके किनारे किस रूप में दिए गए हैं, अर्धवृत्त के रूप में दिए गए हैं। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्लियर हुआ। कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आया। अब ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर। ये लंबाई आपको दी गई है 7 मीटर। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये क्या हो गया, इसका केंद्र बिंदु अर्धवृत्ताकार रूप में है, तो वृत्त का केंद्र बिंदु कहाँ हो गया, ये हो गया। ये पूरी लंबाई अगर आपको दी गई है 7 मीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या, ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो ये अर्धवृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या इस 7/2 हो जाएगी। देखिए हल, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, ये पूरा तो व्यास है, तो व्यास बटा 2, व्यास कितना है 7, तो 7/2 कितना हो गया 3.5 मीटर। ये समझ में आया। अब देखिए, अब आपको क्या पूछा गया है, इस बगीचे का परिमाप पूछा है और क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले आप लिख देते हैं परिमाप, बगीचे का परिमाप। देखिए क्या हो जाएगा, बगीचे के परिमाप में क्या आएगा, एक ये लंबाई, एक ये लंबाई। तो ये लंबाई किसकी, आयताकार भाग की लंबाई 2 बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर 2 इंटू आयताकार भाग की लंबाई। लंबाई को कितनी बार जोड़ दिया आपने, 2 बार। अब इसके परिमाप में क्या बचा है, ये अर्धवृत्त की ये वाली परिधि और दूसरी बार अर्धवृत्त की ये वाली परिधि। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों अर्धवृत्त की परिधि अगर मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक पूरे वृत्त की परिधि बन जाएगी।
आधा भाग ये, आधा भाग ये दोनों मिल गए तो क्या बन गई, वृत्त की परिधि प्लस वृत्त की परिधि। ये क्लियर हुआ? कैसे लिख दिया वृत्त की परिधि, दोनों अर्धवृत्त की परिधियों को जोड़ दिया तो ये पूरा एक वृत्त की परिधि बन गई। तो ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, इस आकृति का परिमाप। क्लियर हो गया ये? अब देखिए 2, अब आयताकार भाग की लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। अब हमने देखा कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 3.5 मीटर। तो यहाँ भी कितनी आएगी, ये इसका सेंटर बिंदु या केंद्र बिंदु, तो इसकी त्रिज्या 3.5 मीटर। अब ये पूरी लंबाई आपको दी गई है 20, इसमें से ये वाला भाग और ये वाला भाग माइनस कर दो तो क्या है, ये 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा, 7। तो क्या हो गई इसकी ये लंबाई, 20 माइनस 7 बराबर 13। तो ये जो आयताकार भाग है इसकी लंबाई कितनी आ गई, 13 मीटर। क्लियर है कि कैसे आई 13 मीटर? तो आप क्या लिख देंगे, 2 × 13 मीटर। क्लियर? प्लस वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र आपको पता है 2πr, 2π की जगह हमने लेके चल रहे हैं 22/7 r। त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या है 3.5। क्लियर? हल करते हैं, पॉइंट हटाया, बटे में आ गया 10, कुछ कट रहा है, 7 5 35। अब देखिए क्या हो गया, 13 दूनी 26 प्लस 22 दूनी कितना होता है, 44, 44 × 5 तो 26 और बटे में इनके 10 भी है, तो ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, बटे में है 10, तो 1 0 से 0 कट गया। ये कितना आ गया, 26 + 22, तो 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48 मीटर क्या आया, इस दिए गए बगीचे का परिमाप आया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, इस बगीचे का आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्षेत्रफल। बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखिए बगीचे के क्षेत्रफल में क्या है, ये वाला भाग तो क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएंगे तो एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बन गया। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी हमने देखा लंबाई कितनी हो गई है उसकी 13 और चौड़ाई आपको पहले से पता है 7 है, तो 13 × 7 हो गया। प्लस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, πr²। तो ये हो गया πr², तो ये हो गया 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 8 9 91 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 r²। इसका रेडियस या त्रिज्या कितनी है 3.5, तो 3.5 × 3.5, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 7 5 35 हो गया। क्या बच गया 91 प्लस ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 35/100, 1 0 से 1 0 फिर कट गया। गुणा कर लेते हैं, 91 प्लस 11 5 55, हासिल आई 5, 11 × 33, 33 और 5 38/10, तो ये आ गया 91 प्लस 38.5। तो देखिए कितना हो गया, 8 और 1 9, 9 और 3 12.5। और अभी आपने निकाला क्या है क्षेत्रफल, तो इसकी यूनिट या इकाई क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या किया है?
परिमाप निकालना है तो आयत की लंबाई 2 बार जोड़ दी, और ये अर्धवृत्त की परिधि, ये अर्धवृत्त की परिधि तो पूरा मिलके बन गई वृत्त की परिधि। तो परिमाप में क्या कर दिया, 2 गुणा आयताकार भाग की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि। ठीक है, सूत्र हम जानते हैं, सूत्र में मान रखा तो परिमाप आ गया। दूसरा प्रश्न है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के 2 क्षेत्रफल हैं, ये मिलके बन गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो सूत्र में मान रखा और ये हमको उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर। अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो ये है बगीचे का कुल क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल का योग, मान रख दिया सूत्र में और ये उत्तर प्राप्त हुआ। दूसरा पार्ट इसका, बगीचे का परिमाप 2 इंटू आयताकार भाग की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि। क्लियर। इसमें भी सूत्र का मान रखा और उत्तर प्राप्त हुआ। तो ये लिखने का तरीका रहेगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया गया है। फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार दिया है 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। कैसी आकृति की है टाइल्स, यहाँ देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज आकार की है और आधार दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइल की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये ऐसी टाइल्स हैं, ऐसी टाइल्स लगा के एक आपको फर्श दिया गया है, उस पर ऐसी टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो क्या करना होगा आपको, समझिए। सबसे पहले आपको फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है, अब आपको निकालना होगा एक टाइल का क्षेत्रफल। अब एक टाइल का क्षेत्रफल आने के बाद आप क्या करेंगे, इस कुल फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइलों की संख्या। क्लियर हो रहा है क्या करना है। तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, इस टाइल का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दिया गया है कि टाइल का आकार है समांतर चतुर्भुज। अब हम पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई। तो सूत्र में मान रखेंगे और टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो करते हैं हल। टाइल का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान कितना दिया गया है 24 इंटू ऊंचाई का मान दिया गया है 10, तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है 1080 मीटर स्क्वायर और टाइल का क्षेत्रफल आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस मीटर स्क्वायर को बदलना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको भाग देना है इनका, तो आपको दोनों सेम यूनिट में चाहिए या समान इकाई में चाहिए होंगे। तो क्या करेंगे, इस मीटर स्क्वायर को बदलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब जब आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा, पर यहाँ तो मीटर स्क्वायर है तो 100 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1080 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आप निकाल सकते हैं टाइलों की संख्या, इसलिए टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, फर्श के क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल का। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1080, पीछे कितने जीरो बढ़ गए, 1 2 3 4। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाला है हमने, 240। कितना आ गया, 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, 12 नम 108, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 90,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, ये हो गया 10, 2 पंजे 10 और पीछे 3 जीरो, तो कितना आ गया 45,000 टाइल। तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी इस पूरे फर्श को ढकने के लिए, 45,000। क्लियर हुआ। तो देख लेते हैं अगली स्लाइड में इसको लिखने का तरीका।
हल। एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, ये निकल गया। फर्श को ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल अपन एक टाइल का क्षेत्रफल। ये देखिए फर्श का क्षेत्रफल 1080 मीटर स्क्वायर था, तो इसको बदल दिया 100 गुणा करके सेंटीमीटर स्क्वायर में, भाग लगाया है एक टाइल के क्षेत्रफल का। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 45,000 टाइल। इतनी टाइलों की आवश्यकता होगी। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या दिया गया है। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? अब देखिए ये भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के आकार दिए गए हैं और चींटी इनके चारों ओर घूम रही है। तो हमने ये मान लिया कि चींटी ए से शुरू करती है और ये घूमकर पूरा चक्कर लगा के वापस कहाँ आ जाती है, इस ए पे आ जाती है। ऐसे कितने टुकड़े हैं भोज्य पदार्थ के? 3 टुकड़े हैं। तो आपको बताना है कि चींटी को लंबा चक्कर कौन से टुकड़े में लगाना पड़ा। तो करना क्या है, आपको क्या निकालना होगा, इन सारे टुकड़ों का परिमाप निकालना होगा। क्लियर? तो टुकड़ा नंबर ए देखिए, ए में क्या है, ये चाप ए बी है। क्लियर? तो चाप ए बी की लंबाई कैसे निकलेगी? जो वृत्त की पूरी परिधि होती है उसका आधा भाग है ये। क्लियर? ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई है एक तरह से। और नीचे क्या है, ये लंबाई आपको दी गई है 2.8 सेंटीमीटर। अब यदि वृत्त का केंद्र ये बिंदु है तो ये पूरा क्या हो गया, व्यास। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, आधी। तो 2.8 का आधा होता है 1.4, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 1.4। क्लियर हो रहा है? तो क्या लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2.8 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब देखिए पहले भाग में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है पहले भाग का परिमाप। तो क्या हो जाएगा, पहले टुकड़े का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, चाप ए बी, ये चाप ही कहलाता है, चाप ए बी प्लस ए बी, भुजा ए बी। चाप ए बी क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र हम पता है 2 पाई आर होता है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटा 2 प्लस चाप ए बी का मान आपको दिया गया है 2.8, ये 2 से 2 कट गए, पाई का मान रखा 22 बटा 7, आर त्रिज्या कितनी आ गई है 1.4 प्लस 2.8। हल करते हैं, ये पॉइंट हटाया नीचे आ गया 0, 7 से कट रहा है 7 दूनी 10, ये हो गया 44 बटा 10, तो 4.4 हो गया प्लस 2.8 हो गया, तो ये कितना हो गया देखिए 8 और 4 12, हासिल है ये 4 5 6 और 1 7, तो 7.2 सेंटीमीटर चक्कर लगाना पड़ेगा पहले टुकड़े में। अब चलेंगे हम दूसरे टुकड़े की ओर। देखिए दूसरे टुकड़े में क्या दिया गया है, एक तो वही चाप ए बी है, ये लंबाई और ये वाली लंबाई, ये लंबाई आपको दी गई है 1.5, तो 1.5 कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार, और एक बार जुड़ेगा ये 2.8, तो क्या हो जाएगा देखिए परिमाप, सेकंड टुकड़े का परिमाप कितना हो जाएगा, चाप ए बी। चाप ए बी का मान आप यहाँ से देख सकते हैं कितना निकला है, ये चाप ए बी का मान 4.4, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4.4 प्लस ऊपर वाली भुजा का माप दिया है 2.8, तो ये प्लस कर देंगे 2.8, और साइड वाली दोनों भुजाओं का माप है 1.5 और 1.5, तो कितना हो जाएगा देखिए 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, तो पीछे आ गया 22 का 2, हासिल आई 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8 9 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले टुकड़े में कितना चलना पड़ रहा है उसको, 10.2 सेंटीमीटर। अब तीसरा वाला टुकड़ा, तीसरे टुकड़े का परिमाप निकाल लेते हैं।
देखिए तीसरे टुकड़े में क्या दिया गया है, चाप ए बी तो आ गई और ये वाली भुजा 2 और 2 सेंटीमीटर की ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 4.4। चाप ए बी की लंबाई निकाल चुके हैं हम, प्लस 2 कितना आ गया 4 5 6 7 8, तो 8.4 सेंटीमीटर। तो उसको सबसे ज़्यादा चलना कौन से टुकड़े में पड़ा, देखिए पहले टुकड़े में आया था 7.2, दूसरे में आया 10.2, तीसरे में आया 8.4। इसका मतलब उसको ज़्यादा कहाँ चलना पड़ रहा है, दूसरे टुकड़े में। क्लियर हो रहा है कैसे करना है? तो देखें इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा। दी गई आकृति में जैसा कि दिखाया गया है, बिंदु ए बी सी डी चिन्हित कीजिए। माना कि चींटी प्रत्येक आकार के भोज्य पदार्थ के टुकड़े के चारों ओर घूमना बिंदु ए से प्रारंभ करती है। उसे प्रत्येक टुकड़े का पूरा चक्कर लगाकर पुनः बिंदु ए पर आना है। अब पहला देखिए, पहला भोज्य पदार्थ का टुकड़ा ए के लिए निकाला हमने, तो तय की गई दूरी क्या है, चाप ए बी प्लस बी ए, ये आ गया 7.2। दूसरा टुकड़ा, तो भोज्य पदार्थ का टुकड़ा बी के लिए तय की गई दूरी निकाली, इन सबको ऐड किया तो ये आ गया 10.2 सेंटीमीटर। तीसरा देखिए, भोज्य पदार्थ का टुकड़ा सी के लिए तय की गई दूरी निकाली तो ये आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो स्पष्टतः चींटी को भोज्य पदार्थ के टुकड़े बी के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ कैसे करना है और ये कैसे लिखना है, वो आप यहाँ से देख लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।